प्रणाम मित्रों। स्वामी चेतन असीम का मित्रों, एक विषय जो भी काफ़ी ओशो जगत में चल रहा है कि ओशो रिसोर्ट पूना की कुछ ज़मीन ओशो रिसोर्ट वाले बेच रहे हैं और इस बेचने की बात का कुछ पुराने सन्यासी बहुत विरोध कर रहे हैं। और वो सन्यासी जो पुराने सन्यासी विरोध कर रहे हैं वो अन्य सन्यासी और शिष्यों को यह कह रहे हैं कि वे भी उनकी मुहिम में शामिल हों। और कुछ व्हाट्सएप और वीडियो मैंने देखे जिसमें पुराने सन्यासी जो लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं कि जो पुणे की ओशो कम्यून पुणे की जो ज़मीन है वो बिके नहीं और उस संपदा को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए वो अन्य शिष्यों और सन्यासियों से ये अपील कर रहे हैं कि वे मुहिम में शामिल हों। और कुछ जगह तो मैंने सुना यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि वो शामिल नहीं, कोई सन्यासी होता है, शिष्य शामिल नहीं होता है तो वह शिष्य होने के लायक नहीं है, वह डरपोक है। और ऐसे बहुत सी बातें कही जाती हैं शिष्यों के लिए जिससे ऐसे लगे कि वो शिष्य उत्तेजित हों और उनकी मुहिम में शामिल हो जाएं। पूना वाले सही हैं या वो लोग सही हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में दोनों पक्षों में कौन सही है कौन गलत है इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैं ये वीडियो उस वर्ग के लिए जारी कर रहा हूं जो वर्ग इन दोनों पक्ष में अपने आप को नहीं पाता है और इन दोनों से हटकर के है। ओशो से जो लोग ध्यान के लिए जुड़े हैं, आंतरिक संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए जुड़े हैं, सत्य को पाने के लिए जुड़े हैं, वे बहुत बड़ा वर्ग इस बात का इच्छुक नहीं होता है कि पुणे का कम्यून रहे या नहीं रहे, या कोई स्थान विशेष ओशो का रहे या नहीं रहे। बहुत बड़ा वर्ग केवल ओशो से इसलिए जुड़ता है कि वे ध्यान के द्वारा, ध्यान विधियों के द्वारा अपने भीतर की संभावनाओं को जाने, अपने भीतर के सत्य को जाने। मेरा अपना अनुभव है कि एक शहर में आप पाएंगे कि लगभग 80-90% लोग पुणे इत्यादि स्थानों पे नहीं जाते हैं और वो ओशो के स्थानीय कैंपों में, आसपास के क्षेत्रों के कैंपों में या अपने घर पे ध्यान करते हैं और आनंद लेते हैं, या ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं या ध्यान करते हैं। वे इस तरह से ओशो से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा बड़ा वर्ग यह है। हाँ, कुछ पुराने सन्यासी हैं जो ओशो से पहले जुड़ गए, या कुछ जाने वाले जो यात्रा कर सकते हैं वो लोग जरूर पुणे इत्यादि जाते हैं, लेकिन वह बहुत कम लोग हैं। तो अधिकांश लोग वो लोग हैं ओशो से जुड़े हुए जो अपने घर पे ध्यान करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, या स्थानीय कैंपों में जाते हैं या आसपास के कैंपों में जाते हैं
या कभी कभार घूमने कहीं बाहर किसी कैंपों में जाते हैं। उस बड़े वर्ग को कोई इस बात का लेना देना नहीं, कोई उनकी ये नहीं रहती इच्छा कि पुणे का कम्यून बचे या ना बचे, क्या हो क्या नहीं हो। यह केवल कुछ पुराने सन्यासी जिन्होंने ओशो के समय से जुड़े, कम्यून में अपना समय बिताया, उन लोगों की जरूर चाह रहती है कि वो जगह बची रहे। तो वह उनका अपना इंटरेस्ट है, अपनी रुचि है, उनके अपने कोई अनुभव है या श्रद्धा है या कोई स्वार्थ है, जो भी है वो उनकी अपनी सोच है, इसलिए वो चाहते हैं। और उसमें मैं उनको गलत भी नहीं मानता, वो चलो ठीक है अपनी मुहिम चला रहे, अच्छी बात है। लेकिन सभी सन्यासियों को इस मुहिम में शामिल करना और शामिल ना हो तो लज्जित करना, मेरे विचार से यह जो चीज हो रही है यह उचित नहीं हो रही है। ऐसी मुहिम सफल क्यों नहीं हो पाती ओशो के मार्ग पर? यह भी बात बहुत जगह आती है, बहुत जगह मैंने सुना कैसेटों में कि वो लोग कहते हैं कि दूसरे लोग होते ना, तो दूसरे धर्म के लोग होते, संप्रदाय के लोग होते तो अभी इकट्ठा हो जाते, ऐसा करते वैसा होते, सब एक हो जाते। लेकिन ओशो वाले हमेशा डरपोक रहे हैं, ओशो वाले सन्यासी कायर रहे हैं, वो इस तरह से शामिल नहीं होते हैं। इस तरह की बातें भी पुराने सन्यासी, जिनको हम मानते हैं कि बहुत सालों से जुड़े हुए होंगे, ध्यान किया होगा, वो लोग भी इस तरह की बातें आज के समय में कह रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा, उनकी अपनी पीड़ा है, ठीक है, वे अपनी पीड़ा व्यक्त करें, लेकिन किसी और पर दोषारोपण करना, सन्यासी लोगों पर दोषारोपण करना, शिष्यों पर इस तरह की बातें कहना, मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि ओशो के सन्यासी या शिष्य सभी कायर हों, डरपोक हों, ऐसा सत्य नहीं है। कोई भी धारा अगर निकलती है, कोई भी एक गुरु के बाद कोई धारा शिष्यों की निकलती है, तो उसमें जिस तरह के लोग, अधिकांश लोग जिस तरह के जुड़ते हैं, वो लोग गुरु की देशना जिस ढंग की होती है उसी ढंग के लोग उससे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु की देशना तो कुछ और, किसी और प्रकृति के लोग उससे जुड़ते हो। तो ओशो के जो लोग जुड़े, जो संगठन नहीं बना पाते हैं, एक नहीं हो पाते हैं, जो ये बात कही जाती है कि ओशो के लोग एक नहीं हो पाते हैं, उन पर दोष दिया जाता है। तो जो अगर ओशो के शिष्य एक नहीं हो पाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ओशो द्वारा दी गई देशना का महत्व है, का प्रभाव है। ओशो की देशना इस ढंग की है कि वह संगठन कभी भी सांगठनिक रूप से, उनकी देशना से लोग नहीं जुड़ सकते, सांगठनिक रूप से कोई संगठन तैयार नहीं हो सकता। और यह जो ओशो की देशना है, ये बड़ी सोच समझ करके, बड़े योजनाबद्ध ढंग से ओशो ने इस तरह से अपना काम किया है कि हम चाहकर के भी यहां संगठन नहीं बना सकते, और जो भी बना रहे हैं वे हार रहे हैं, वे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने भी ओशो के नाम पर संगठन बनाने की कोशिश की है, उनकी हार निश्चित है। और वह फिर दोष देते हैं सन्यासियों को, शिष्यों को, कि ओशो के शिष्य ऐसे हैं, ओशो का सन्यासी लोग ऐसे हैं कि वह कभी एक नहीं हो पाते, किसी एक होकर काम नहीं कर पाते। तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे सन्यासी जिम्मेवार है या ओशो की देशना जिम्मेवार है। ओशो की देशना, भले ही ओशो ने सब तरह की बातें की हो, लेकिन ओशो की सारी बातों का निचोड़ अगर निकालें तो ओशो की देशना एक बात पर जाकर टिकती है, और वो बात है व्यक्तिगत ध्यान, स्वयं के भीतर उतरना। ओशो की अगर सारी की सारी चीजों को अगर हम मिला करके कोई निश्चित निष्कर्ष पर निकलना चाहें कि ओशो आखिर हमसे क्या चाहते थे, इतना ओशो बोले हैं, हम इसके लिए क्या उनकी देशना है, तो एक ही बात पर जाकर टिकती है, और वह है कि हम सब व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान करें।
चूंकि ध्यान व्यक्तिगत स्तर पर हो नहीं सकता, असुविधाजनक होता है, हम इतनी जल्दी खुल नहीं पाते हैं, इसलिए समूह का ओशो ने प्रयोग किया कि समूह के स्तर पर करेंगे तो हम धीरे धीरे ध्यान को समझेंगे, और फिर हम जैसे जैसे ध्यान को समझेंगे वैसे वैसे हम व्यक्तिगत स्तर पर यह प्रयास जारी करेंगे, रखेंगे। तो ओशो की देशना मूलतः क्या है? मैंने जो समझा है अभी तक, ओशो की देशना मूलतः है व्यक्तिवादी। इसलिए उन्होंने सोच समझ करके, एक्चुअली ओशो चाहते वही थे जो कृष्णमूर्ति चाहते हैं, ओशो वही चाहते थे जो इकार्ड चाहता है, कृष्णमूर्ति चाहते हैं। लेकिन चूंकि वे ये भी जानते थे कि अगर कृष्णमूर्ति के रास्ते पर चला जाए तो उतने लोग नहीं आ सकते, उतने लोग प्रभावित नहीं हो सकते, उतने लोगों को लाभ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने एक समूह का, संगठन का एक ढांचा निर्मित किया, और उस ढांचे के आधार पर उन्होंने उस संगठन में यह इस तरह के प्रयोग दिए ताकि संगठन ना रहे और व्यक्ति जीवित हो। संगठन केवल नाम मात्र का रह जाए और व्यक्ति जीवित हो, व्यक्ति सामने आए, व्यक्ति की अंतरात्मा जागे। तो ओशो की देशना सारी की सारी है, वो है व्यक्ति को कैसे जगाया जाए, व्यक्ति कैसे ध्यान को उपलब्ध हो। तो फिर ओशो से जुड़ने वाले लोग किस ढंग के होंगे? क्या फिर जुड़ने वाले लोग भी वैसे ही होंगे जो वो अपने को व्यक्ति के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, व्यक्ति के तौर पर जागना चाहते हैं, वो स्वयं जागना चाहते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि पूरा समाज जागे, पूरा राष्ट्र जागे या कोई संगठन जागे। वास्तव में ईमानदारी से देखा जाए तो हर व्यक्ति ओशो का अपनी व्यक्तिगत यात्रा में लगा हुआ है। तो ये जो कायर कौम आ गई या जो डरपोक कौम आ गई या जो भी कहो आप ओशो के सन्यासी के बारे में, ये कौम ओशो की ही पसंद है। ओशो ऐसे लोगों को ही चाहते थे। तो यदि कायर हम हैं तो हम ओशो की पसंद है, हमें इसलिए ओशो ने चाहा कि ऐसे लोग ही आए। यदि ओशो चाहते हैं कि बहादुर लोग आए, मर मिटने वाले लोग आए, जो संगठन के नाम पर, समूह के नाम पर मर मिटे, तो फिर वे उनका जोर व्यक्तिगत ध्यान पर नहीं होता, फिर उनका जोर दूसरे संगठनों की तरह समर्पण पर होता, उनका जोर किसी एक या दिशा में चलने को होता है कि उसी दिशा पे सभी लोग चलें। फिर वो ये नहीं कहते कि एक ही बाग में चमेली का फूल भी होना चाहिए, कमल का, गुलाब का फूल भी होना चाहिए, वह बाग सुंदर होता है जिसमें भाई विभिन्न तरह के फूल हों। लेकिन ओशो का सारा जोर जो है वो व्यक्तिगत यात्रा का है। तो यदि कायर सन्यासी हैं, डरपोक सन्यासी हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, एक समूह के रूप में संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो वह ओशो की नजर में ऐसा ही होना चाहिए था और यह जरूरी भी था। और मुझे भी यह अच्छा लगता है जो ओशो ने इस ढंग से किया, क्योंकि एक पूना का या किसी स्थान विशेष में अगर कोई ध्यान केंद्र बहुत अच्छा विकसित हो जाए तो उससे ज्यादा लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उस स्थान विशेष में ही सारा खेल हो, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उस स्थान विशेष में जिन लोगों का पूर्व में महत्व रहा उन लोगों का आगे भी महत्व रहे। अब मान लो कि आज जो मैनेजमेंट है वो बदल करके दूसरा मैनेजमेंट आ जाता है, एक कल्पना करते हैं उस स्थान पे, तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा। तो हर मैनेजमेंट की अपनी अच्छाई होती है, हर मैनेजमेंट की अपनी बुराई होती है। जो मैनेजमेंट में बैठे लोग होते हैं उनका प्रभाव उस स्थान विशेष में पड़ता ही पड़ता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि एक मैनेजमेंट हट करके यदि दूसरे लोग जो मुहिम चला रहे हैं उनको बैठा दिया जाए तो वो अच्छी व्यवस्था चला पाएंगे, सभी के लिए द्वार खोल देंगे, सभी के लिए स्वतंत्रता होगी, सभी के लिए वहां क्या है कि अच्छी सुविधाएं होंगी, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो एक खाई में ना डूब करके दूसरे
कुएं में डूबे या एक कुएं में न डूब करके दूसरे खाई में डूबे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्थान विशेष के मोह से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि स्थान कोई भी होगा उसमें कोई ना कोई मैनेजमेंट होगा, कोई ना कोई मुखिया होंगे या कोई इनर सर्किल होगा, और उसका प्रभाव हमेशा पड़ेगा। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो इनर सर्किल बनेगा वो कोई बहुत अच्छे समझदार लोगों का ही बनेगा। इसलिए ओशो ने अपनी पूरी देशनाई इस ढंग से की कि हम चाहकर के भी व्यक्ति को इस तरह से बेहोश करके अपने साथ नहीं ला सकते। तो ओशो जानते थे इस बात को, मुझे लगता है ओशो इस बात को बखूबी जानते थे कि उनके बाद क्या होगा। तो उन्होंने पूरी ऐसी व्यवस्था की कि व्यक्ति जहां भी बैठा है वे वहीं से जागने का प्रयास अपना प्रारंभ करता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि अच्छा है कि ओशो के लोग बिखरे रहें, अलग अलग ढंग से सोचें, अलग अलग तरह के विचार हों, अलग अलग तरह की उनकी दिशा हो, वो अपनी दिशा को खुद तय करें। तो जो चीज निर्मित होगी वह अनूठी होगी, अद्भुत होगी। अच्छा हो कि हमारे शहर में ये बड़े कम्यून डेवलप हों, बड़े बड़े स्थान डेवलप हों। इससे अच्छा तो छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे ध्यान केंद्र विकसित हों, प्रत्येक व्यक्ति का घर ही उसका ध्यान केंद्र हो। मैं आपको मेरे अनुभव बताता हूं कि जितना अच्छा ध्यान अपने घर पे हो सकता है उतना अच्छा ध्यान किसी स्थान पे नहीं हो सकता, भले कहीं भी जाकर के हम कर लें। हम पूरे हिंदुस्तान घूम लें, हम पूरे विश्व में घूम लें, लेकिन जितना अच्छा ध्यान आप अपने घर पे घटित हो सकता है, यदि आप ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया से उस ध्यान प्रक्रिया को करें तो दूसरी जगह नहीं हो सकता। ठीक है, समूह का एक लाभ मिलता है ध्यान सीखने के लिए, कुछ दिनों के लिए आप जाएं, समूह का लाभ लें और ध्यान को सीखें। लेकिन नियमित यदि ध्यान करना हो तो आपको अपने घर का ही चुनाव करना होगा। तो छोटे छोटे घर सन्यासियों के ध्यान केंद्र के रूप में विकसित हों, तब ओशो का काम होगा। फिर छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे केंद्र बन जाएं अपने स्तर पर। इस तरह से अगर एक्टिविटी होती रहे और हम स्वयं के स्तर पर हम ध्यान को विकसित करते रहें, तो ये जो हमारा स्वयं का जो भीतर का जो प्रेम है, हमारे भीतर का जो ध्यान है, वही ओशो का काम होगा, वही ओशो का काम फैलेगा। जितने ध्यानी लोग होंगे उतना ही ओशो का काम फैलेगा, और ओशो यही चाहते थे। मेरी नजर में ओशो की सारी प्लानिंग ही ऐसी थी कि व्यक्ति स्वयं विकसित हो। तो आज का मेरा संदेश यही है उन लोगों के लिए जो नए हैं, साधक हैं, साधना से जुड़े हुए हैं। ओशो के से भी जुड़ने का उनका कारण, मूल कारण है उनका व्यक्तिगत स्तर पर अपने को समझना, देखना, अपनी अंतरात्मा को पहचानना, अपने भीतर के सत्य को जानना। ऐसे जो लोग विकसित ओशो से जुड़े हैं उनके लिए मेरा आज का वीडियो का संदेश है कि जो इस तरह की बातें आ रही हैं उनसे वह लोग प्रभावित नहीं हों और वो अपनी निजी यात्रा में लगे रहें। यदि उनके भीतर ध्यान घटित होगा, यदि उनके भीतर प्रेम घटित होगा, तभी ओशो का असली कम्यून खड़ा होगा, तभी ओशो का असली सेंटर खड़े होंगे। वो स्वतः ही होंगे, धीरे धीरे होंगे और हो भी रहे हैं। मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्थान है जहां लोग अपना काम कर रहे हैं अपने स्तर पर। तो यह सब ओशो का काम स्वतः ही हो रहा है और ओशो की पूरी प्लानिंग के कारण हो रहा है। ओशो ने अपनी सारी व्यवस्था ऐसी कर दी कि कोई चाहकर के भी उनके शिष्यों का शोषण नहीं कर सकता है। तो यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो वाकई अपने भीतर डूबने के लिए ओशो के शिष्य बने हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है बाहर की राजनीतियों से। मैं यहाँ किसी एक पक्ष को सही नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, मेरा इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन
जिन लोगों ने ओशो के सन्यासियों पर आरोप लगाए हैं उन लोगों को जरूर मैं इसमें जवाब दिया है कि सन्यासी निडर हैं या सन्यासी निडर नहीं है, कायर हैं, डरपोक हैं, इस तरह की बातें जिन लोगों ने भी कही हैं, नाम लेने का कोई अर्थ नहीं है, उन लोगों के लिए जरूर मैं कहूँगा। बाकी मुझे इसमें कोई रस नहीं है कि पूना वाले सही हैं या दूसरे सही हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ जगह वो सही हो सकते हैं कुछ तर्कों में दूसरे लोग भी सही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं वो गलत है तो कहीं वो भी गलत है, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना है। जो साधक है, जिसको भीतर की यात्रा करनी है, अब ओशो ने बताए जो रास्ते हैं उस पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है कि पूना बचे या दूसरी जगह बचे, क्या हो क्या नहीं हो, ये बड़ी राजनीति उससे उनका लेना नहीं। उनका लेना देना केवल ध्यान से है। उन्हीं लोगों के लिए आज का मेरा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।